गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं फ्लोर ट्रेडिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके पहले के दो क्वेश्चन के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और फ्लोर ट्रेडिंग कंसर्न ये जो फाइनल अकाउंट्स है ये आपको 11th में काम आते हैं। 11th में उसके बाद वैसे फाइनल अकाउंट्स जो है वो हर साल रहते हैं, लेकिन 11th में फाइनल अकाउंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी रहता, बीबीए में भी रहता, और बहुत सारे ऐसे जहाँ जहाँ आपका अकाउंट्स का बेसिक्स आएगा वहाँ पे फाइनल अकाउंट्स रहते रहते। तो हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंपनी का थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे लॉजिक समझाए हैं। दोबारा वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते रिपीट करूंगा ही, लेकिन अगर आप वो पहले की वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि आप एडजस्टमेंट को आप रीड कर ले। तो और उसका एडजस्टमेंट का आप मार्किंग करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। तो इसके लिए ना मैं डेटर्स के ऊपर एक मार्किंग लगा दूंगा। ये मेरा डेटर्स का फिगर है, दिख रहा है ना आपको, डेटर्स का फिगर है। तो मैंने एक मार्क लगा दिया, आप राइट मार्क लगा दीजिए, मैंने रेड मार्क लगाया। वो मुझे थोड़ा सा इजी हो रहा है करने के लिए। तो ये डेटर्स पे मैंने एक लगा दिया, और आप और ढूंढिए यहाँ कहीं बैड डेट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो बैड डेट्स पे भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000, मार्केट प्राइस 40,000। तो इसका मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट का मार्किंग किया वैसे करने की जरूरत नहीं होती। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, आई एम कमिंग टू द थर्ड एडजस्टमेंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड 10% ऑन मशीनरी। तो बिल्डिंग के ऊपर मैं एक बार टिक मार्क कर लूंगा। बिल्डिंग कहाँ पे है आपको नजर आ रहा, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग पे हम एक मार्किंग लगा देते हैं, इसको मैंने मार्क कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे है। और मशीनरी पे भी एक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी करके दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी मैंने एक मार्किंग लगा दिया। तो सबसे पहला काम होता है आप एडजस्टमेंट का मार्किंग लगाए। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड कहाँ है, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक देख रहे हैं, ढूंढ रहा हूं मैं कैरी इनवर्ड, ये मुझे मिल गया कैरी इनवर्ड, इस पे मैंने मार्किंग लगा दी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप एडजस्टमेंट का मार्किंग करना होता है। देन हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस का, फर्स्ट आइटम से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले लाइन में आता है। इसको आप चाहे तो याद करके रख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले लाइन में ही आएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया रहो, वो पहले लाइन पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसका रिजर्वेशन है, समझ रहे हैं आप, उसका रिजर्वेशन है। देखिए अभी इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक पहले लाइन पे दिया था, इसलिए मैंने पहले लाइन पे लिखा, ऐसे नहीं है। ये अगर 7 नंबर पे रहता, 8 नंबर पे भी रहता ना, तब भी मैं पहले लाइन पे लिखता, तब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के पहले लाइन पे लिखता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के उसका रिजर्वेशन है, वो वही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। तो कैपिटल आपका क्रेडिट में दिया है, कैपिटल लाइबिलिटीज है, तो हम बैलेंस शीट में आएंगे और हम कैपिटल लिखेंगे। देखिए कैपिटल भी आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखना होता है, और हमेशा आपको कैपिटल का जो अमाउंट है ना, वो हमेशा आपको इनर कॉलम में ही लिखना है, मतलब फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है कैपिटल का अमाउंट, क्योंकि इसमें से ड्रॉविंग हमें लेस करनी होती है, नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना होता है, ठीक है। चलिए कैपिटल लिख के हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए ड्रॉविंग्स। तो ड्रॉविंग्स क्या होगी ना, कैपिटल में से हम ड्रॉविंग्स को लेस करेंगे। ड्रॉविंग्स करना मतलब प्रोप्राइटर ने पर्सनल काम के लिए दुकान से पैसे घर लेके जाना, या अपने पर्सनल काम के लिए पैसे यूज करना, उसको बोलते हैं ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स करने से कैपिटल कम होता है, ठीक है। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो पैसे लाए थे उसको बोलते हैं कैपिटल, घर लेके गया उसको बोलते हैं ड्रॉविंग। तो ड्रॉविंग की वजह से कैपिटल क्या होता, कम होता है, इसलिए हमने कैपिटल को क्या किया, कम कर दिया, ड्रॉविंग लेस कर दी।
देन फर्नीचर कहाँ पे है, डेबिट में है। डेबिट में या तो असेट होती है या तो एक्सपेंसेस, दो ही है। जब भी आप डेबिट में देखते हैं तो आप अपने आप को दो प्रश्न पूछिए, क्या ये असेट है, क्या ये एक्सपेंसेस है। तो फर्नीचर क्या है, असेट है, तो हम असेट साइड में आएंगे और यह फर्नीचर का हम अमाउंट यहाँ असेट साइड में लिख देंगे, फर्नीचर। ये मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर, अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना था, अमाउंट वॉज 60,000। फर्नीचर का अमाउंट हम आउटर कॉलम पे लिखेंगे क्योंकि वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट होती तो मैं इनर कॉलम में लिखता। मुझे कैसे समझता एडजस्टमेंट नहीं है, देखिए यहाँ पे मार्किंग नहीं है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट में दिया है, डेबिट में या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना, जनरली ये आइटम एडजस्टमेंट में दिया होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको दो एंट्री करनी है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही एंट्री करनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट में है, या तो ये असेट है या तो ये एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, असेट होगी। हम बैलेंस शीट में आएंगे, असेट साइड में लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर एडजस्टमेंट होती तो इसकी दो एंट्रियां होती, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो उसकी एक ही एंट्री होती है, 1770। चलिए मूव टू द नेक्स्ट आइटम। ठीक है, नेक्स्ट है डेटर एंड क्रेडिटर। तो देखिए डेबिट वाला डेटर है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर है। डेटर, डेटर क्या होता है, आपका कस्टमर जिसको आप उधार में माल बेचते हैं, वो होता है आपका डेटर। ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखने वाले हैं, डेटर्स। सिमिलरली क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिट वाला जो अमाउंट दिया है, क्रेडिट में या तो लाइबिलिटी होती है या तो इनकम होती है। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, ये आपके सप्लायर्स है जिनसे आपने उधारी में सामान खरीदा, तो ये लाइबिलिटी है आपकी, हम इसको लाइबिलिटी में लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स हम इसको लाइबिलिटी में लिख देंगे। क्रेडिटर्स 1,29,250, 1 लाख देख लेता हूँ एक बार, आई विल क्रॉस चेक। 1,20,000 ठीक है, 1,29,200। आप बोलेंगे सर कैपिटल के नीचे आपने जगह क्यों छोड़ी है, तो कैपिटल के नीचे हमेशा आपको पाइपलाइन जगह स्किप करनी है। क्यों करनी है, इसलिए क्योंकि वहां पे आपका नेट प्रॉफिट ऐड होगा और भी कुछ आइटम्स है वो आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा पाइपलाइन आप जगह छोड़ के ही लिखेंगे। जब भी आप परचेज देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है परचेज रिटर्न दिया है क्या। तो मैंने आपको बता दिया है कि परचेज का जो वैल्यू है डेबिट साइड में है, मतलब परचेज रिटर्न का जो वैल्यू होगा वो क्रेडिट साइड में होगा। देखिए इन्होंने रिटर्न लिखा है लेकिन ऐसे नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, तो ये फंसाने का काम है। ठीक है ना, तो परचेज हमेशा डेबिट में होता है, तो उसका रिटर्न कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। तो ठीक है, परचेज हमें मिल गया यहाँ पे 57,000 और ये लेस रिटर्न। तो जब भी आप परचेज देखते हैं तो आपको पहले देखना है कि परचेज रिटर्न है क्या, और परचेस ये सेकंड नंबर के लाइन में ही आएगा, परचेसेस ये सेकंड नंबर के लाइन में आएगा, 57,000 है, लेस यहां से हो जाएगा आपका रिटर्न्स। अभी आप इसको परचेज रिटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटर्न्स ये है आपका 9,000। ठीक है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सब्सट्रैक्शन जो भी होगा 48,000 वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, 48,000। ठीक है, 48,000। उसके सिमिलरली सेल, ट्रेडिंग अकाउंट के पहले लाइन में लिखना है आपको सेल। सेल कितनी दी है आपके पास देख लेते हैं हम क्वेश्चन में जाके। सेल है 1,20,000 और उसका रिटर्न है, सेल क्रेडिट में है तो उसका रिटर्न कहाँ होगा, डेबिट में होगा। तो हम लिख लेंगे सेल, उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे, सेल लिखेंगे 1,20,000 और इसमें से होगा लेस रिटर्न। आप चाहिए तो लेस रिटर्न लिख सकते हैं, लेस सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि अगर आप लेस सेल्स रिटर्न लिखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा आपका। तो यहाँ पे 2,000 माइनस कर दिया हमने, तो आंसर आएगा वो आएगा 1,18,000। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम पे।
प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में दिया है। डेबिट में दो ही चीजें होती है, या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, क्या है, असेट है, और उसमें एडजस्टमेंट भी है। तो हम बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएंगे और हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हम लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 50,000। मैं इसका जो अमाउंट है ना, मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। मैं इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा 50,000। क्यों मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं आपको। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट आपको पहले कॉलम में लिखना है और दो लाइन स्किप करनी है। नेक्स्ट आइटम है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो असेट। इन्वेस्टमेंट भी असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख लेंगे। दो लाइन स्किप करके लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट असेट है। इन्वेस्टमेंट असेट है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्लॉट खरीद के रख सकते हैं, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं। जैसे आगे नेक्स्ट टॉपिक में समय मिलेगा हम इसके बारे में अच्छे भी इसको चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री इंश्योरेंस। डेबिट में असेट या एक्सपेंसेस, दो ही है, तो ये एक्सपेंसेस है क्योंकि ये फैक्ट्री का है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। यहाँ आएगा टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। ठीक है, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। आई थिंक ये 26,000 था। ठीक है, लेट इट कंफर्म, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। 26,000 ओके। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। असेट या एक्सपेंसेस, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो ऑडिट फीस क्या है, एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, सीए को जो हम देते हैं, तो ऑडिट करने के लिए, अकाउंट चेक करने के लिए उस फीस को बोलते हैं ऑडिट फीस। उसके बाद है कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड, इस पे एडजस्टमेंट पे भी है। कैरेज देखिए, यहाँ कैरेज इनवार्ड है, नीचे कैरेज आउटवर्ड है। तो इनवार्ड का मतलब आपने परचेस पे दिया है और आउटवर्ड का मतलब आपने सेल पे दिया है। तो कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि ये इनवार्ड मतलब परचेस पे दिया है। तो कैरेज इनवार्ड में यहाँ लिख लूंगा टू कैरेज इनवार्ड। और अमाउंट जो है ना, वो अमाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा। अमाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा 1,000। आई थिंक 1,800 था, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में असेट है, एक्सपेंसेस। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, असेट है। असेट साइड में आएंगे हम, क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। द अमाउंट इज 1,40,000। अमाउंट इज 1,40,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट आइटम है रेंट। रेंट इज, रेंट एक्सपेंसेस है। आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप रेंट। टू रेंट लिखेंगे, रेंट 7,120, 7,120 चलिए नेक्स्ट आइटम पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड डेट। इसको अभी हम ना फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। सेल पे दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। यहाँ लिखेंगे हम कैरेज, कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कैरेज, कैरेज होता है, आउटवर्ड का मतलब आपने सेल पे दिया है। सेल पे दिया है इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। द अमाउंट इज 8,360, 8,360। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आगे में रिटर्न्स भी हमारा हो चुका है, परचेज रिटर्न से डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट दोनों साइड दिया हुआ है, तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में डिस्काउंट। तो डेबिट का डेबिट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, हम लिखेंगे टू डिस्काउंट, दैट इज 1,000। ये लिख लिया 1,000। और क्रेडिट में भी लिखेंगे हम बाय डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मिला हुआ डिस्काउंट है, ये रिसीव्ड वाला है, क्योंकि क्रेडिट में है। क्रेडिट में है मतलब ये रिसीव्ड है, इनकम है। डेबिट में है मतलब अलाउड है, एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट हुआ, उसके बाद कमीशन रिसीव कहाँ दिया है, क्रेडिट में है, मतलब इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय, बाय कमीशन, बाय कमीशन रिसीव्ड। इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है।
इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ठीक है, इस तरह से हमारे आइटम्स लिख के हो गए। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। राइट ऑफ बैड डेट्स 2000। राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 का मतलब होता है कि जो आपके डेटर्स है, डेटर मतलब कस्टमर है 70,000 के, इसमें से 2,000 रुपए आपके बैड डेप्स हो गए, मतलब आपके डूब गए, ये प्रूव हो गया कि ये पैसे अब आपको नहीं मिल सकते, इसलिए आपके डेटर्स जो है वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बैड डेप्स रिटर्न ऑफ, WRITTEN रिटर्न ऑफ। कितने रुपए डूब गए आपके, 2,000 रुपए। कंफर्म हो गया कि अब ये आपको कस्टमर जो है ना, ये आपको पैसे देने वाला नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, आपकी असेट कम होगी, इसलिए मैंने यहाँ से 2,000 रुपए माइनस कर दिए। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो बचे हुए 68,000 है ना, इसमें भी ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, इसमें से भी 2.5% पैसे आपके डूब सकते हैं, उनके लिए हमें प्रोविजन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का मतलब नई प्रोविजन कर रहे हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, आप आरबीडीडी भी लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 68,000 पे हम निकालेंगे, वैसे 1,700 आने वाला है वो। 68,000 का 2.5%, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, वो 1,700 रुपए आने वाला था। मैंने पहले ही बताया आपको 1,700 रुपए आएगा। 1,700 जो इसका सब्सट्रैक्शन आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, जो सब्सट्रैक्शन आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे, वो आ जाएगा आपका 66,300। 77 और 868 हो गया। ठीक है, इसके सेकंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिख लीजिए पहले टू बैड डेब्ट्स। पहले के बैड डेट जो थे ना आपके नील थे, ये सिंटेक्स से याद करके रख लीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे एड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स, ठीक है, न्यू बैड डेट्स कितने थे आपके, 2,000 थे। न्यू बैड डेट्स कहाँ रहते हैं, न्यू बैड डेट्स सर एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं। ठीक है, इसका टोटल हो गया आपका 2,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप नीचे में एड एड न्यू न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कहाँ से आएगी, ये एडजस्टमेंट में से आती है सर, ये एडजस्टमेंट में से आती है। अभी अभी हमने एडजस्टमेंट किया था, न्यू आरडीडी निकाले थे 1,700, 1,700। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3,700। इसका टोटल हो जाएगा आपका 3,700, 3,700। और इसमें क्वेश्चन में एक आरडीडी थी, ये तो हमने जो स्किप कर दी थी, ये रिजर्व फॉर बैड एंड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इसको क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसे क्यों है, क्या है। वैसे थोड़ा बहुत हिंट दे देता आपको, ये ओल्ड आईडीडी जो है ना वो ज्यादा है। न्यू आईडीडी जो आपके आ रहे हैं जो पैसे टू पैसे 3,700 और ये 6,000 है, इसलिए 3,700 में से 6,000 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया। क्यों, क्या करते हैं ओल्ड आईडीडी पे, आईडीडी पे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये पूरा क्लियर कट आपको समझा के बताएंगे कि ये क्या होती है। ओल्ड आईडी ये पिछले साल की बनाई हुई है, अगर वीडियोस में टाइम मिलता है पढ़ाते पढ़ाते तो मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल तो खैर उसको ये करना था, माइनस करना था और क्रेडिट में लिखना था, वो मैंने लिखवा दिया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000, मार्केट प्राइस 40,000। तो इसमें से भाई जो छोटी वैल्यू है ना वो लिखना है आपको, दो दो वैल्यू दी है, जो छोटी है वो लिखना है। मार्केट प्राइस 40,000 है तो 40,000 लिखेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ लिखना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। याद कैसे रखने का, ओपनिंग स्टॉक अपन ने डेबिट में लिखा था तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्रेडिट में। सेकंड एंट्री आ जाएगी इसकी असेट साइड में, हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, CLOSING क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एडजस्टमेंट की दो एंट्रियां करनी होती है भाई साहब, एडजस्टमेंट की दो एंट्रियां करनी होती है। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए रहते हैं उसकी हम एक एंट्री करते हैं, लेकिन जो आइटम एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं उसकी दो एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम मूव करते हैं डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन लगाने से असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। बिल्डिंग पे 5% लगाना है, ठीक है। हम आ जाएंगे बिल्डिंग पे, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, इस पे हम लिखेंगे लेस 5%, 5% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से असेट की वैल्यू कम होती है। 7,000 हमने यहाँ लगा दिया, ये आपका हो गया 1,43,000, सॉरी 1,33,000। आउटर कॉलम में 1,33,000 आया। और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगाना था, एक बार लेटेड चेक देख लेते हैं। 10% लगाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाइए, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम, एट द रेट ऑफ 10%। 10% का डेप्रिसिएशन, तो 10% आएगा 5,000, इसका सब्सट्रैक्शन बाहर के, सॉरी 5,000, इसका सब्सट्रैक्शन बाहर के कॉलम में लिख लीजिए 45,000। इसकी सेकंड एंट्री होगी डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ हेडिंग बनाना है आपको डेप्रिसिएशन, CIATION, CIATION डेप्रिसिएशन, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, कोलन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। और यहाँ आप लिखेंगे ऑन। ऑन क्या था आपका, ऑन था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे आपका था, ठीक है। 7,000 था, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट था ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी पे कितना था, 5,000 था, इसका दोनों का टोटल होगा 12,000। तो देखिए डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, रेंट प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया। चलिए रेंट का हमने यहाँ पे ये नहीं किया था, भूल गए थे हम। रेंट पे भी एक एडजस्टमेंट थी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ इमीडिएट कुछ रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रेंट के नीचे हम लिखेंगे, रेंट को हम इनर कॉलम में लिख लेंगे 7120, हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पेड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लेस होगा, प्रीपेड लेस होगा, ले पेड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए पे किया। प्रीपेड मतलब पेड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इट विल बी द एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसकी सेकंड एंट्री आएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में, हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड रेंट कितना था वो 3560, 3,560। चलिए आगे आते हैं, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है which is not paid, expenses which are due but not paid, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग हम देख लेते हैं, वो है 1,200, 1,200। इसकी टोटल आपकी बाहर के कॉलम में आएगी 3,000 रुपए, ठीक है। इसकी सेकंड एंट्री आप लाइबिलिटी साइड में लिखनी होगी आपको, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। वो था आपका 1,200। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका, कि टोटल आ रही है आपकी 1,58,000। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं पिछली वीडियो में मैंने बताया है, नहीं तो फिर और एक बार बता देता आपको। 1,58,000 और इसमें से हम लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका नाम रहेगा ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करना है आपको, डेबिट में, क्रेडिट साइड में थे, डेबिट साइड के आइटम माइनस करने हैं। यहाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 35,800, ठीक है। ये 35,800 आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 35,800, 35,800। ना वो यहाँ आपको ये करनी है, टोटल करनी है, टोटल करनी है, क्रेडिट साइड की टोटल पहली करनी है, वो आ रही है 56,800, 56,800। पुट द सेम टोटल इस साइड भी हम लिखेंगे,
और इसका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो है नेट प्रॉफिट। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने ये सब कैलकुलेट कर लिया है। और वीडियो में समय वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम थोड़ा फास्ट तौर पे ये कर रहे हैं। 7,180 इसको हम बैलेंस शीट के असेट कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा आपका 7,180। तो इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 2,87,180। ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट की टोटल करनी है। वो आ रही है 4,17,630। और दोनों साइड की टोटल आपकी बैलेंस शीट की सेम आनी चाहिए। सेम आ रही है 4,17,630। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आ रहा है तो स्टे ट्यून्ड, और आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते रहूंगा। अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू।